हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल और आप सभी का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में वील डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट आवर सिलेबस। तो आज जो हम ये टॉपिक करने वाले हैं, तो इट कम्स अंडर यूनिट 1 विच इज़ द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। जो इस यूनिट 1 का पहला पॉइंट है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। Those who haven't seen that video are requested to go and see that. Now let's come to the topic of today's video, which is the historical development. आपको इस सेक्शन में डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क तीन कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, यूके, यूएसए एंड इंडिया। आज के इस वीडियो में आई जस्ट कवर द यूके वन, क्योंकि ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें तो यू विल फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन वो यूके से पूछे गए हैं। इसके बाद के वीडियो में आई जस्ट कंबाइन द यूएसए और इंडिया वाला पार्ट, और वो एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो देखिए, सोशल वर्क की हिस्ट्री हमको क्यों पढ़नी चाहिए? बिकॉज हिस्ट्री इज द बैकबोन। Historical influences in different parts of the world have shaped the specific nature of social welfare and social work। यानी कहने का मतलब ये है कि आज आप जिस किसी भी फॉर्म में सोशल वर्क को देख रहे हैं, तो एक टाइम में वैसा नहीं था। हो सकता है आज से 100 200 300 साल पहले सोशल वर्क जब शुरू हुआ था, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म में था। उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मोटिव वो कम्प्लीटली अलग था। बट ओवर द ईयर्स देर इज एन एवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क, और आप आज जिस करंट फॉर्म में सोशल वर्क को देख रहे हैं, उसके पीछे कितना एवोल्यूशन रहा है, ये आप तभी समझ पाएंगे व्हेन यू विल गो थ्रू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सोशल वर्क इन यूनाइटेड किंगडम। देखो, अगर हम यूनाइटेड किंगडम में बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात करें, तो रिलीजन वाज द मोटिवेशन फॉर चैरिटी। यानी जो भी सोशल वर्क होता था, जिस किसी भी फॉर्म में सोशल वर्क होता था, रिलीजन वाज द मेन मोटिवेशन। गॉड के नाम पे ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। सो चर्च बिकेम द सेंटर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, मेडिकल एड, शेल्टर एक्सेट्रा टू द पुअर एंड नीडी। यानी जो चर्च थे, दे एक्टेड एज अ सेंटर। जो गरीब लोग थे, जो नीडी लोग थे, दे यूज टू गो टू द चर्च, और फ्रॉम देयर दे यूज टू गेट द फूड और द मेडिकल एड। ठीक है, फिर धीरे धीरे देर वॉज अ शिफ्ट, और वो शिफ्ट चर्च से लेके स्टेट में चला गया। स्टेट यानी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी रिलीजन से जो चीज़ शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे इट बिकेम अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब फुली यहाँ नहीं हुआ था, बस हल्का सा यहाँ पर एक थोड़ा सा शिफ्ट देखा गया था। अब ये क्यों हुआ था शिफ्ट? क्योंकि देर वॉज एन इंक्रीज इन बेगिंग एंड वेगरेंसी। यानी जो गरीब लोग थे, वो बेगिंग में इंडल्ज कर रहे थे और वेगरेंसी में इंडल्ज कर रहे थे। वेगरेंसी क्या होता है? वेगरेंसी इज बेसिकली लीडिंग अ नोमैड लाइफ। अब ये नोमैड का क्या मतलब होता है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो ये एक गरीब है, वो आज ए जगह पर है, तो वो घूमते 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 कल बी जगह पे चला गया इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फिर उसके बाद यहाँ से घूमते घूमते सी जगह पे चला गया। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे पुअर जिनका ना एक जगह नहीं है रहने का, दे जस्ट रोम अराउंड हेयर एंड देयर। सो दैट इज नोन एज लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ और बीइंग अ वेग्रेंट। ठीक है, तो ये यूनाइटेड किंगडम में उस टाइम में ये सब चीज़ें काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। तो स्टेट को लगा कि दे शुड कम फॉरवर्ड, और उनको जो है लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ ऐसा लॉज पास करने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें पास करनी चाहिए जिससे ये सब चीज़ें थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो स्टेट ने क्या किया, बिटवीन 1350 टू 1530, ये दोनों ईयर आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो बिटवीन 1350 टू 1530 की हम बात कर रहे हैं। सो देर वर सीरीज ऑफ लॉस विच वर एनेक्टेड बाय द स्टेट। अगर ये 1350 है, तो इसके बीच में ये कितने का, अराउंड 150 ईयर्स का डिफरेंस है। तो रफली 150 ईयर्स का डिफरेंस है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है आई थिंक। तो इस 150 ईयर्स के बीच में जो स्टेट है, दे पास्ड अ नंबर ऑफ लॉस। ओके, सो उस सारे लॉस को कंबाइन करके एक टर्म दिया गया है विच इज़ द स्टेच्यूट्स ऑफ लेबरर्स। ये टर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टेच्यूट्स ऑफ लेबरर लॉस को, जिस लॉस को रेफर करते हैं, वो कौन से साल के बीच में पास हुए थे, विच इज़ द 1350 टू 1530।
ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉस पास किए विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज स्टेट्यूट्स ऑफ लेबरर्स, और ये लॉस वर डिजाइन टू फोर्स द पुअर टू वर्क। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में कहा कि देर वॉज एन इंक्रीज इन बेगिंग एंड वेग्रेंसी, तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि गरीब जो हैं वो कुछ काम कर लें, वो ऐसे ही स्टेट पे बर्डन ना रहें, रोड पे घूमते ना रहें या भीख मांगते ना रहें, तो स्टेट गवर्नमेंट ने दे एनेक्टेड द सीरीज ऑफ लॉस विच केम टू बी नोन एज स्टेट्यूट्स ऑफ लेबरर्स। तो यहाँ पर इस पॉइंट में आप देखेंगे कि रिलीजियन से स्टेट की ओर एक हल्का सा शिफ्ट हुआ है, यानी एक स्टेट का एक पैसिव रोल यहाँ से शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे ये पैसिव रोल आगे जा जाके एक एक्टिव रोल में कन्वर्ट हो गया, मीनिंग जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये जो चर्च है या रिलीजन के नाम पे जो चैरिटी होते थे वो रिड्यूस होते गए और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, राइट। तो स्लोली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर शिफ्टेड फ्रॉम चर्च टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज which gave rise to the famous Elizabethan Poor Law of 1601। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आई जस्ट अगेन रिपीट, पहले अर्ली अर्ली ईयर्स में रिलीजन के नाम पे होता था सोशल वर्क, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो देर वॉज अ मिनिमम शिफ्ट, यानी हल्का सा शिफ्ट हुआ और स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर उसके बाद और जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो स्टेट का एक्टिव रोल हो गया, एंड दिस गेव राइज टू द एलिजाबेथन पुअर लॉ। तो चलिए अब समझते हैं एलिजाबेथन पुअर लॉ है क्या। सो बिफोर बिगनिंग ये टर्म आपको याद हो जाना चाहिए, एलिजाबेथन पुअर लॉ, और उसके बाद आपको ये ईयर भी याद होना चाहिए 1601, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन द एग्जामिनर आस्क्स लाइक दिस कि द एलिजाबेथन पुअर लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, तो 1601 है। और इस ओवरऑल लॉ का एक और नाम है विच इज़ द 43 एलिजाबेथ, ये भी आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आई थिंक ये भी पूछा गया है। तो इस लॉ ने क्या किया, दिस लॉ डिस्टिंग्विश्ड 3 क्लासेस ऑफ पुअर। पहला क्लास है एबल बॉडीड पुअर, दूसरा है इम्पोर्टेंट पुअर, और तीसरा है डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अब चलिए ये एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझते हैं। पहला है एबल बॉडीड पुअर। एबल बॉडी मतलब क्या होता है, एबल बॉडी मतलब जो शरीर काम कर सकता है, नो द बॉडी विच इज़ नॉट डिसेबल्ड, द बॉडी विच इज़ नॉट ओल्ड, तो वो सब हम बोलते हैं एबल बॉडी। तो उस टाइम पे पहला क्लास ऑफ पुअर था एबल बॉडीड पुअर, यानी ऐसे गरीब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, दे वर नोन एज स्टडी बेगर्स, यानी वो काम कर सकते थे बट फॉर वेरियस रीजंस, चाहे आप उनको लेजी कहो या उतनी अवेयरनेस नहीं थी उनको, तो वो लोग काम नहीं कर रहे थे। तो उनके लिए इस लॉ ने क्या किया, दे वर मेड टू वर्क इन वर्क हाउस। ठीक है, उन सभी एबल बॉडीड पुअर्स को रोड से लेकर गए और उनको वर्क हाउस में डाल दिया और वहाँ पे उनसे काम लिया जाता था, और वो उसी वर्क हाउस के अंडर दे यूज टू स्टे, एंड इनसाइड दैट वर्क हाउस दे वर गिवन फूड, क्लोथ, और जैसा कि मैंने कहा शेल्टर। ठीक है, और इस लॉ के अंडर दोज एबल बॉडीड पुअर हु रेफ्यूज, जो बोलते थे नहीं हम सब ये वर्क हाउस में नहीं आने वाले हैं, सो इट मीन्स दे वेंट अगेंस्ट द लॉ, तो उन सभी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड क्लास ऑफ पुअर है इम्पोर्टेंट पुअर। इम्पोर्टेंट पुअर यानी वो गरीब जो या तो बीमार है और दे आर ओल्ड, ब्लाइंड, या किसी और तरीके का डिसेबल है वो लोग, तो दे वर पुट इन द पुअर हाउस, इसको आर्म्स हाउस भी बोलते हैं। तो उन सभी को जो है पुअर हाउस में डाल दिया जाता था और उसके अंदर वो लोग रहते थे, और दे वुड वर्क एज पर देयर कैपेसिटी, यानी जितनी उनकी क्षमता है वो उतनी काम करते थे और वो उतना काम करते थे और वो उसी के अंदर रहते थे, एंड रिलीफ वॉज प्रोवाइडेड टू देम। रिलीफ मतलब वही फूड, क्लोथ। और सपोज अगर कोई इंपॉर्टेंट पुअर ये बोल रहा है कि नो आई डोंट वांट टू कम इन द पुअर हाउस एज आई हैव अ प्लेस टू लिव, तो उन लोगों को गवर्नमेंट इस लॉ के अंडर आउटडोर रिलीफ देती थी। और वो आउटडोर रिलीफ क्या होता था, फूड एंड क्लोथ, क्योंकि शेल्टर तो उनके पास था रहने के लिए। सो दिस वॉज अबाउट द इम्पोर्टेंट पुअर। अगले क्लास ऑफ पुअर हैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी दोज चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्स और दे हैव बीन डेजर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, तो उनको देवर अप्रेंटाइज टू अ टाउन्समैन। टाउन्समैन बेसिकली वो बंदा होता है जो शहर में रहता था उस टाइम पे, उसका कुछ छोटा मोटा बिजनेस होता था,
या उसका उसके पास फार्म लैंड होता था जहाँ पर खेती वगैरह चलती थी। तो क्योंकि बिकॉज दोज क्लासेस ऑफ पीपल वर वेरी वेल ऑफ, तो गवर्नमेंट को लगा कि हम डिपेंडेंट चिल्ड्रन को उनके पास भेज देंगे। सो ये चिल्ड्रन उनके लिए काम करते थे और बदले में उनको फूड, क्लोथ और शेल्टर मिल जाया करता था। ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने से पहले, ये वर्क हाउस, आर्म्स हाउस या पुअर हाउस जो भी मैंने आपको बताया दिखता कैसे था। सो दिस इज हाउ इट यूज टू लुक। तो जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, एक बड़ा सा कंपाउंड था। उस कंपाउंड के अंदर बिल्डिंग होता था। तो मान के चलो दिस कुड बी द वर्क हाउस, जहाँ पर लोग जाते थे और काम वाम करते थे। और ये थोड़ा हॉस्पिटल हो सकता है, क्योंकि क्योंकि ये अंदर ही रहते थे तो इनका मेडिकल फैसिलिटीज़, इनका जो भी इनको काम वाम करना है वो सब अंदर ही होता था यहाँ पे। और मान के चलो ये किचन हो सकता है, जहाँ पर इनके लिए खाना वगैरह बनता था। तो देखो, इसको जेल तो मैं नहीं कहूँगा, बट आप जेल के फिलोसफीज को इससे कंपेयर करके इसको समझ सकते हैं कि जेल में भी तो ऐसा ही होता ना, कंपाउंड में सारे लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही वो लोग जो भी उनको काम वगैरह दिए जाते थे वो काम वहाँ करते थे, और अंदर ही उनके लिए खाना वगैरह बनता था। तो दिस इज वॉट वर्क हाउस या पुअर हाउस या आर्म्स हाउस बोलो, दिस इज हाउ इट यूज टू लुक लाइक। तो अगला पॉइंट है, पैरिश यूज टू एडमिनिस्टर द लॉ। तो कहने का मतलब इस सेंटेंस का ये है कि भले ही ये लॉ गवर्नमेंट ने बनाया हो, बट उसको इम्प्लीमेंट करता था पैरिश। अब ये पैरिश होता क्या है? देखो, अगर अभी आप सर्च करेंगे गूगल में तो पैरिश मतलब होता है चर्च। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो पैरिश इज सिनोनिम टू चर्च, बट ये एग्जैक्ट पैरिश का मीनिंग ये होता है, मान के चलो कि ये एक जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, यहाँ पर लोगों के घर हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं, और इस एरिया के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है एक चर्च। तो इस एरिया के लोग इस यहाँ पे रहते थे और वो प्रे करने के लिए जाते थे चर्च को। तो इस पूरे जोग्राफिकल एरिया को बोलते थे पैरिश। तो पैरिश का क्या मतलब होता है? चर्च प्लस कम्युनिटी। बट आज के टाइम में पैरिश इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ चर्च, और चर्च इज टर्म्ड एज पैरिश। तो आजकल के टाइम में ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। बट बट लिटरल मीनिंग पैरिश का है चर्च प्लस कम्युनिटी। तो उस टाइम पे ये जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करते थे पैरिश। द आर्म्स हाउसेस एंड वर्क हाउसेस वर मैनेज्ड बाय ओवरसीयर्स ऑफ द पुअर। ये टर्म भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, ओवरसीयर्स ऑफ द पुअर। तो ये होते क्या थे? This was a group of people appointed within the parish to look after, oversee the way in which the relief was administered. तो जैसा कि मैंने कहा, पैरिश यूज टू इम्प्लीमेंट द लॉ। तो पैरिश के लोग ही होते थे हु वर नोन एज ओवरसीज ऑफ द पुअर। और ये भी जो हमने ऊपर पढ़ा, वर्क हाउस या पुअर हाउस या आर्म्स हाउस, इसको मैनेज करते थे, मेंटेन करते थे ओवरसीज ऑफ द पुअर। ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एलिजाबेथन पुअर लॉ, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इफ़ वी गो टू द प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पर मैंने आपको समझाया पहले रिलीजन के नाम पे होता था, फिर उसके बाद हल्का सा स्टेट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हुआ। ठीक है, देर वॉज अ पैसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट। अब धीरे 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 एलिजाबेथन पुअर लॉ में थोड़ा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि स्टेट को लगा कि यार ये ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भी हमारा कंट्री फेस कर रहा है, गरीब, विथ रिस्पेक्ट टू पुअर, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके लिए एक्शन ले और इसको सॉल्व करें। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि स्टेट ने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो भी इशू विथ रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी या पुअर हमारा कंट्री फेस कर रहा है, सो वी विल कम फॉरवर्ड एंड सॉल्व दैट इशू। और उसको इन्होंने सॉल्व भी किया थ्रू द एलिजाबेथन पुअर लॉ। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल रिमेंबर दिस, एज आई सेड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। और ये तो आप लोग देख ही चुके हैं, हाउ हाउ डज द वर्क हाउस और द पुअर हाउस लुक लाइक। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है द पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1834। ठीक है, हमने पहला टाइमलाइन पढ़ा 1601,
यहाँ पर जो है वो एलिजाबेथन पुअर लॉ आया था, पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ, तो वो चला विदाउट एनी इशू 1834 तक। तो दूसरा टाइमलाइन हम पढ़ेंगे अभी 1834 का। तो 1834 में ये एलिजाबेथन पुअर लॉ जो है वो अमेंड हुआ था 1834 में। तो आपको ये ईयर याद रखना है 1834, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो एलिजाबेथन पुअर लॉ है वो कौन से साल में पहली बार अमेंड हुआ था। तो वो अमेंड हुआ था 1834 में। तो अब 1834 में ऐसा क्या हुआ कि उसको अमेंड करना पड़ गया। तो चलिए यहाँ इसको समझते हैं। Before 1834, the cost of looking after the poor was growing more expensive every year, यानी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा था। दिस कॉस्ट वॉज पेड फॉर by the middle and upper classes in each town through their local taxes। अब गवर्नमेंट को अगर एक्सपेंडिचर करना है, अब नॉर्मली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करती है, वो लोगों से टैक्स लेती है। और अल्टीमेटली जो ये लोग गरीब हैं, इन लोगों का हेल्प करने के लिए अपर और मिडिल क्लास टैक्स देता था गवर्नमेंट को, ताकि वो इनके ऊपर स्पेंड करें। सो देर वॉज अ रियल सस्पिशन अमंग्स द मिडिल एंड द अपर क्लासेस दैट दे वर पेइंग द पुअर टू बी लेजी एंड अवॉइड वर्क। यानी कहने का मतलब ये है, देखो हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ा था कि, चलो उसको मैं यहीं समझा देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, दे कंस्ट्रक्टेड द वर्क हाउस एंड द पुअर हाउस, और इस पे जो है सारे गरीब को अंदर डाल दिया। एंड देन दे यूज टू हेल्प देम, उनको फूड क्लोथ शेल्टर गवर्नमेंट देती थी। तो अल्टीमेटली इस वर्क हाउस को रन करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स मनी। और अगर मास लेवल पे वर्क हाउस और पुअर हाउस को रन करना है तो गवर्नमेंट को पैसा तो लगेगा। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ कंप्लेंट अ न्यू पुअर लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1834। तो उस टाइम जो मिडिल क्लास और अपर क्लासेस को लगा कि यार हम लोग पैसे दे रहे हैं जस्ट बिकॉज गरीब जो हैं वो वर्क हाउस में जाएं और उनको फूड मिले, क्लोथ मिले, शेल्टर मिले, और बदले में गरीब दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क। क्योंकि जो रोड पे जो पुअर है उसको तो यही लगता है ना, उस टाइम में उसको तो यही लगता था कि यार अगर मैं काम भी नहीं करूँगा तो सरकार तो है, वो मेरे को उठा के वर्क हाउस ले जाएगी और वहाँ पर मेरे को फूड भी मिलेगा, क्लोथ भी मिलेगा और शेल्टर भी मिलेगा। ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग मिडिल क्लास और अपर क्लास जो है ईयर्स एंड ईयर्स तक ये लोग शिकायत करते रहे गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास कि यार हमारे जो टैक्स के पैसे हैं वो बहुत गलत वे में मिसयूज़ हो रहा है। तो इसी के चलते 1834 में this poor law was amended। So the new poor law was meant to reduce the cost of looking after the poor। यानी जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होए जा रहा था एलिजाबेथन पुअर लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, तो अभी 1834 में उसको अमेंड किया। और उसका मेन मोटिव ये था कि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए देखो, वैसे तो अमेंडमेंट अगर आप नेट में देखोगे तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ ना अराउंड 280 पेजेस का है, बट हमको इतना नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन मेन चीज़ें करनी है। तो अमेंडमेंट में ओवरऑल इस अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव यही था कि सरकार ने पूरी कोशिश करी कि जितना खर्चा बच सकता था उतना बचा लो। तो इस चक्कर में ना उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया इस ओवरऑल लॉ को। तो पहला चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट है और एक्चुअली ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग भी है, और काफ़ी सारे बुक्स में अगर आप अरिहंत भी रेफ़र कर रहे हैं तो उसमें ना ये पॉइंट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो लेट्स अगेन गो बैक, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। ठीक है। तो देखो, किसी को भी ना ये प्रॉब्लम नहीं था कि जो इम्पोर्टेंट पुअर है उनको रिलीफ मिल रहा है। सी देर वॉज नो प्रॉब्लम विद इम्पोर्टेंट पुअर गेटिंग रिलीफ। द इशू वॉज विद द एबल बॉडीड पुअर। अब ये एबल बॉडीड जो पुअर हैं इनसे दिक्कत क्या थी। अभी देखो, आप उस टाइम का छोड़ो, अगर आप आज भी अपने आसपास देखो, अगर आप कभी भी रेड लाइट में जाओगे और वहाँ पर आप देखोगे, अगर आप दिन में अगर 10 गरीब देखते हो, उसमें से मेजॉरिटी यानी 6 से 7 गरीब आप ऐसे देखोगे जो एबल बॉडीड है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो यंग है, वो काम
कर सकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग द वर्क। और आउट ऑफ दिस 10, मिनिमम आप मिनिमम 2 से 3 ही ऐसे लोग देख पाएंगे जो सिक हैं, ओल्ड है, ब्लाइंड है, और इसीलिए वो काम नहीं कर रहे। तो जो इम्पोर्टेंट पुअर का नंबर है एज कम्पेयर टू द एबल बॉडीड पुअर, वो आज भी कम है और उस टाइम भी कम ही था। उस टाइम भी एबल बॉडीड पुअर का नंबर बहुत ज़्यादा था। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर अंडर द एलिजाबेथन पुअर लॉ, वो ज़्यादा इनके ऊपर होता था। ठीक है। तो कंप्लेंट भी लोगों का इन्हीं को लेकर ही था कि इनके ऊपर ही हो रहा है ज़्यादा एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, देयर वॉज नो प्रॉब्लम विद इम्पोर्टेंट पुअर गेटिंग रिलीफ, क्योंकि यार अब उनको तो देना ठीक है, क्योंकि वो लोग सिक हैं, ओल्ड हैं, ब्लाइंड हैं, तो उनकी अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगा तो कौन ही करेगा। अब ये एबल बॉडीड पुअर के साथ इशू क्या था, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, एबल बॉडीड पुअर, अब ये एबल बॉडीड जो पुअर थे, देवर ऑफ टू टाइप्स। एक थे जेन्यून पुअर, यानी डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो एब्सोल्यूट गरीब है, जो जेन्यूनली गरीब है, अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो उसकी हेल्प करने वाला कोई और नहीं है। और दूसरा है लेजी पुअर। लेजी पुअर मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास थोड़ा बहुत स्किल है, मतलब यंग तो है बट थोड़ा बहुत स्किल भी है, अगर वो काम ढूंढने जाएगा उसको काम मिल जाएगा। या उसके पास एक फैमिली है। अब मान के चलते हैं कि अगर ये एक इंडिविजुअल है, अगर ये लेजी पुअर के इस कैटेगरी में आता है, तो मान के चलो इसके पास एक फैमिली है, इसका एक भाई है, और भाई जो है कहीं ना कहीं काम करता है। वो भी एक्चुअली गरीबी है, बट वो कहीं वो गार्बेज का काम करता है या कुछ कार क्लीनिंग वगैरह का काम करता है, तो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है, तो वो इसकी हेल्प कर सकता है। बट दिस इंडिविजुअल बीइंग अ लेजी पुअर, ही प्रिफर्स बीइंग पुअर। उसको काम नहीं करना है, वो बस लेजी रह सकता है। मतलब कहने का मतलब है वो उसको लेजी रहना पसंद है, उसको काम करना नहीं पसंद है। तो जो एलिजाबेथन पुअर लॉ था, उसमें जो वर्क हाउस में दोनों तरीके के एबल बॉडीड पुअर की एंट्री हो रही थी, एक जो जेन्युइन पुअर है और एक जो लेजी पुअर है। तो जो यहाँ पर लोग थे, उनका प्रॉब्लम ही यही था कि वो क्यों पैसे दें गरीब को, दे उन गरीब को जिनको लेजी ही रहना अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट आया था 1834 का, तो इस अमेंडमेंट का फोकस ये था कि वर्क हाउस में हम जिस किसी भी एबल बॉडीड पुअर का एंट्री अगर हम करवाते हैं, तो वो एबल बॉडी पुअर जेन्यून पुअर होना चाहिए, यानी डेस्टिट्यूट होना चाहिए, उसकी हेल्प करने वाला कोई और नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लेजी पुअर की एंट्री भी इसके अंडर करवाते हैं, जैसा एलिजाबेथन पुअर लॉ में हो रहा था, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। अब 1834 का मोटिव ही यही था कि एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। तो इसीलिए द स्टेट डिसाइडेड कि वर्क हाउस में सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी जो जेन्यून पुअर है। ठीक है। जो लेजी पुअर है हम उनकी एंट्री नहीं कराएंगे। वो जो है बाहर काम करके दे कैन सर्वाइव, दे कैन वर्क ऑन देयर ओन, और या फिर वो अपने फैमिली से हेल्प लेके दे कैन सर्वाइव। तो इस चीज़ के लिए 1834 के लॉ में आया डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी। ठीक है। तो ये लीस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, उसको भी हम यहाँ समझते हैं। तो अल्टीमेटली ये सरकार ने क्या किया, अब मान के चलो दिस इज द वर्क हाउस। अब अंडर द 1834 अमेंडमेंट, द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो वर्क हाउस के जो कंडीशन होंगे, वील मेक इट हार्श। ठीक है। अब किसी किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है कि हार्श का मतलब इसमें हाइजीन नहीं होता था, लोगों को बड़ा इल ट्रीट किया जाता था, बट वो सारे पॉइंट रॉन्ग है। एक्चुअली हार्श का मतलब ये था कि वर्क हाउस में ना, जब एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601 के अंडर वर्क हाउस में ना एज सच कोई डिसिप्लिन नहीं था, तो 1834 में वर्क हाउस के कंडीशन हार्श कर दिए। इसका मतलब ये है कि दे एनफोर्स्ड अ डिसिप्लिन।
यानी जो पुअर अंदर आ रहे थे वर्क हाउस में, उनको पहनने के लिए एक यूनिफॉर्म दिया। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट टाइम का इन्फोर्स किया कि आप इतने बजे उठोगे, इतने बजे काम करोगे, इतने बजे आप लंच खाओगे। और अगर हम लंच की बात करें, सॉरी फूड की बात करें, तो फूड ना बिल्कुल प्लेन था, कोई भी फैंसी फूड नहीं था। और तो और आपको पता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ना सिगरेट पीने का या बीड़ी पीने की आदत होती है, तो इसके अंदर बैन लग गया था टोबैको में। ठीक है, तो ये सब इन्होंने 1834 के अंडर वर्क हाउस में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनफोर्स कर दिया। तो इसके चलते क्या हुआ, जो पहले वर्क हाउस में लेजी पुअर की एंट्री हो रही थी, तो इनको लगा यार कि हम इस एनवायरनमेंट में तो हमारे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको यूनिफॉर्म पहनने की आदत नहीं थी, इनको एक स्ट्रिक्ट टाइम में उठने की, खाने की आदत नहीं थी। और भले ही इनको बाहर भी कुछ खास फूड नहीं मिल रहा था, बट अंदर इनको बड़ा ही प्लेन, बिल्कुल सादा, कोई फैंसी फूड नहीं मिल रहा था, उसकी भी मतलब इनको उससे भी दिक्कत थी। और तो और मेनली ये अंदर कोई सिगरेट नहीं पी सकते थे। तो इसीलिए कहते हैं 1834 में कंडीशन हार्श कर दी गई। आई एम अगेन रिपीटिंग, आई थिंक अरिहंत में भी यही लिखा हुआ है कि हार्श कंडीशन मतलब ये है कि उनको बड़ा इल ट्रीट किया जाता था अंदर, दैट इज़ रॉन्ग। हार्श मतलब है वर्क हाउस के अंडर आफ्टर 1834 एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इंश्योर हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था आई मीन। तो अब हार्श कंडीशन कर दिया, अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये हुआ कि वर्क हाउस के अंडर लेजी पुअर ने आना थोड़ा ना सोचा कि यार अब हम इसके अंडर नहीं जाएंगे। तो वर्क हाउस के अंडर सिर्फ जेन्युइन पुअर की एंट्री हुई, क्योंकि ये लोग पुअर बाहर हेल्प करने के लिए इनका कोई भी नहीं था। अगर ये अंदर जाकर, अगर इनको ये लोग खाना नहीं खाएं जैसा भी मिल रहा है, अगर वो ये नहीं करें तो बाहर एनीवेज दे आर गोइंग टू डाई। तो इस अमेंडमेंट के अंदर ये हुआ कि वर्क हाउस में सिर्फ जेन्युइन पुअर अंदर आने लग गए, जो lazy poor थे, they preferred to stay away. So these harsh conditions they acted as a deterrent for the lazy poor not to come inside the workhouse. तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी। तो चलिए इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। वैसे इसको आप अपने लिख लीजिए नोट्स में, इसका डायरेक्ट तो क्वेश्चन आता है नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। लीस्ट eligibility was defined as follows: that the situation of the able-bodied recipient of the poor relief on the whole shall not be made really or apparently as eligible as the independent laborer of the lowest class. By this, it was meant that the condition of a pauper in the workhouse, यही जो मैंने आपको अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया था, the condition of a pauper in the workhouse should not be as attractive as that of the poorest laborer outside the workhouse. Effectively, a person who was able-bodied had to be destitute in order to qualify for poor relief. तो जैसा कि मैंने कहा, तो अमेंडमेंट के बाद कुछ ऐसे कंडीशन हो गए कि वर्क हाउस में सिर्फ जेन्यून पुअर अपने आप उसी की ऑटोमेटिकली एंट्री हो रही थी, बिकॉज द लेजी पुअर डिसाइडेड कि अंडर अंदर के कंडीशन बड़े हार्श हैं, तो वी विल नॉट एंटर। तो देखो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जो डेफिनेशन है वो तो आएगा नहीं। हाँ, बट इसका मीनिंग आ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी में एक्चुअली हुआ क्या। तो ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी के तहत जब वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो वर्क हाउस में कौन से क्लास क्लास के एबल बॉडी पुअर की एंट्री हुई। तो आप बोलोगे जो डेस्टिट्यूट है, जो जेन्यून पुअर है उन्हीं की एंट्री हुई, जो लेजी पुअर है उनकी एंट्री नहीं हुई। या ये पूछा जा सकता है कि यू नो क्या क्या फीचर थे डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी के बाद वर्क हाउस के। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जो कंडीशन ऑफ जो वर्क हाउस है, इट बिकेम हार्श आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1834 और विद द अडॉप्टेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी। राइट, आई होप ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब अगला पॉइंट है 1834 के अमेंडमेंट का, वो है द प्रोहिबिशन ऑफ आउटडोर रिलीफ। ठीक है, इफ यू अगेन गो बैक, तो आउटडोर रिलीफ क्या था। आउटडोर रिलीफ हमने यहाँ पढ़ा था कि जो भी इम्पोर्टेंट पुअर है जिनके पास बाहर रहने के लिए जगह है,
तो गवर्नमेंट उनको आउटडोर रिलीफ देती थी इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड क्लोथ। तो आउटडोर रिलीफ जब 1601 के लॉ के अंडर मिलता था तो उसमें भी अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होता था। तो अभी 1834 में एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए सो दे डिसाइडेड दैट रिलीफ वॉज गिवन ओनली टू पुअर एंटरिंग द वर्क हाउस, यानी जो वर्क हाउस के अंडर आएगा उसको ही हम रिलीफ देंगे। तो पहले जो बाहर आउटडोर रिलीफ मिलता था उसको अभी हटा दिया। तीसरा पॉइंट ये है सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल। तो जैसा कि हमने पढ़ा था 1601 का जो लॉ था उसको इम्प्लीमेंट कौन करता था? पैरिश। अभी वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आफ्टर 1834। तो आफ्टर 1834 उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थ्री पुअर लॉ कमिश्नर्स टुक ओवर। ओके, तीन पुअर लॉ कमिश्नर्स हु आर द पार्ट ऑफ द स्टेट, दे विल इम्प्लीमेंट द पुअर लॉ आफ्टर 1834 के अमेंडमेंट के बाद। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, अगर आप 1601 को देखोगे तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव था। इसमें जो है सारे एबल बॉडी को हेल्प मिल रहा था, मतलब एबल बॉडीड पुअर को हेल्प मिल रहा था। इम्पोर्टेंट पुअर को बाहर भी हेल्प मिल रहा था, अंदर भी मिल रहा था। तो इससे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। तो 1834 में, तो जैसा कि मैंने कहा, इस अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि एक्सपेंडिचर को कम लेकर आए। तो एक्सपेंडिचर को कम करने के चक्कर में ना ये एक्ट काफ़ी नेगेटिव हो गया कि लाइक फॉर एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट पुअर है उनको आउटडोर रिलीफ नहीं मिलेगा आपसे। और जो एबल बॉडीड पुअर है, जो जेन्यून है, जो डेस्टिट्यूट है, उनको ही मिलेगा। जो लेज़ी पुअर है उनको नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें 1834 में हुई। तो लोगों को लगा कि यार आपने ना कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए। तो 1834 के बाद क्या हुआ, ये बात है 1834 से 1909 के बीच की। जब 1834 के बाद अमेंडमेंट हुआ तो बाद में काफ़ी लोगों ने बोला, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि एक्सपेंडिचर करने के चक्कर में यू हैव मेड दिस लॉ वेरी स्ट्रिक्ट। तो उसके बाद ये रियलाइजेशन स्टेट को भी हुआ। तो बिटवीन 1834 एंड 1809 देयर वर न्यूमरस चेंजेस इन पुअर लॉ लेजिस्लेशन। लाइक फॉर इंस्टेंसेस, लॉ को फिर से टाइम टू टाइम अमेंड किया गया। सो उस अमेंडमेंट में दे डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड केयर फॉर सर्टेन डिसएडवांटेज ग्रुप्स। फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए उन्होंने स्कूल्स बनाए, फॉस्टर होम्स बनाए। पहले तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है दे वर जस्ट अप्रेंटाइज टू द टाउन्समैन। तो फिर अभी स्टेट को भी लगा कि वो तो सोल्यूशन नहीं है। अगर वो चिल्ड्रन डिपेंडेंट है तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो अपने लाइफ में ग्रो करे। तो इसलिए उनको स्कूल का एक्सेस दिया गया, फॉस्टर होम्स दे दिए गए। तो ये सब हुआ 1834 टू 1909 के बीच में, ठीक है। तो जस्ट टू रिकैप, अभी तक हमने 1601 के बारे में पढ़ा, फिर 1834 के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे 1909। 1909 में ये एलिजाबेथन पुअर लॉ फिर से अमेंड हुआ था। इसको बोलते हैं पुअर लॉ रिपोर्ट ऑफ 1909, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे 1834 का जो अमेंडमेंट था इट वाज नेगेटिव, और 1834 से 1909 के बीच में काफ़ी सारे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अमेंडमेंट हुए, और वो सारे एक पॉजिटिव अमेंडमेंट थे जो हमने यहाँ पर पढ़ा। तो 1909 में काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें जो अभी भी 1834 के अमेंडमेंट में थी उन सभी को हटा दिया गया। तो जैसे कि अभी 1909 का जो रिपोर्ट था, ये पुअर लॉ वाला, तो दैट रिपोर्ट फोकस्ड ऑन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन रादर देन रिप्रेशन। तो एक पॉजिटिव अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट किया। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें थी 1834 के रिपोर्ट में, उन सभी को अमेंड करके एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाया सरकार ने। और अगेन रिलीफ वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल। जो आउटडोर रिलीफ यहाँ सबको मिलता था, फिर यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को मिला जो वर्क हाउस के अंडर है, बाहर वालों को नहीं मिला। अभी 1909 के लॉ में वो फिर से सबको मिलना शुरू हो गया। तो इसीलिए 1909 का जो पुअर लॉ का रिपोर्ट है उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क ऑफ प्रिवेंशन, और 1834 के अमेंडमेंट को बोलते हैं फ्रेमवर्क ऑफ रिप्रेशन, क्योंकि 1834 वाला काफ़ी नेगेटिव था
और 1909 वाला फिर से एक पॉजिटिव अप्रोच था। तो ये टर्म आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में आ सकता है। 1834 का जो अमेंडमेंट था दैट वाज अ फ्रेमवर्क ऑफ रिप्रेशन, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 1909 का जो पुअर लॉ रिपोर्ट था दैट वाज अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि वो एक पॉजिटिव अप्रोच था। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगला इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है द बिवरेज रिपोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी व्हाट इज द बिवरेज रिपोर्ट? सो इन 1942 सर विलियम बेवरेज published a report that was officially called Social Insurance and Allied Services, but it swiftly became to be known as the Beveridge Report। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए ये वाला नाम याद रखना है, सर बेवरेज, सर विलियम बेवरेज। ये ईयर याद रखना है 1942, और इस रिपोर्ट का ओरिजिनल नाम वो था सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज। क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अभी तक आया है नहीं, बट ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो बेवरेज रिपोर्ट, इट वाज नोन टू बी बेवरेज रिपोर्ट क्योंकि इनका नाम था सर विलियम बेवरेज और वो इस रिपोर्ट के चेयरमैन थे। बट ऑफिशियली इस रिपोर्ट का नाम था सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज, राइट। सेकेंड पॉइंट है, तो इस रिपोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा? अमंग द मोस्ट फेमस एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट वर द 5 जाइंट्स। ये आपको याद रखना है, 5 जाइंट्स यानी 5 प्रॉब्लम्स। These were personifications, abstract ideas represented by people of the most pressing issues facing the country। यानी उस टाइम यूके एज अ कंट्री और यूके में रहने वाले लोग 5 प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसको ओवरऑल इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया और उसको कहा 5 जाइंट्स। और वो 5 जाइंट्स क्या थे? वांट, स्क्वेलर, इग्नोरेंस, आइडलनेस एंड डिजीज। ये पांचों के पांचों चीज़ आपको याद हो जाने चाहिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ जाएगा कि द विलियम बेवरेज जो रिपोर्ट है उसने 5 जाइंट्स आइडेंटिफाई किए थे, व्हाट वर द 5 जाइंट्स। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना है कि 5 जाइंट्स क्या थे। तो चलिए अब इस 5 जाइंट को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अ डायग्राम विच आई हैव incorporated here for you all। तो इसमें 5 लोग हैं। सो these 5 people represent the 5 giants or the 5 problems। पहला है want। want है ज़रूरत। उस टाइम जो लोग थे they were not able to meet their ends meet। जैसे कि उनको फूड नहीं मिल रहा था, क्लोथ उतने अच्छे नहीं थे, शेल्टर की दिक्कत थी, तो वो एक इशू था। अभी आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये लेडी बोल रही है आई कांट मेक एंड्स मीट, वांट की दिक्कत थी। दूसरा है स्क्वेलर। देखो, स्क्वेलर का मतलब क्या होता है? स्क्वेलर का मतलब ये होता है कि लोग बहुत डर्ट में रह रहे हैं, डर्टी हैं। जैसे कि अगर ये एक रूम है तो इस एक रूम में बेचारे 5 से 6 लोग रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकें। तो ये सारे एक ही घर में रह रहे हैं और हाइजीन का कोई अता पता नहीं है। ये लोग नहा नहीं रहे हैं, बहुत डर्टी एनवायरनमेंट है। स्क्वेलर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इमेज। अभी आप अगर इस इंडिविजुअल को देखें, लुक एट द ड्रेस, ये कितना गरीब लग रहा है। एंड इफ यू क्लोजली लुक एट द फेस, ऐसा लग रहा है ही हैज़ नॉट टेकन बेथ फ्रॉम लास्ट मैनी मंथ्स। और ये अपने जो है सन को या बेटी को बोल रहा है वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन 2 रूम्स, राइट। तो स्क्वाइलर का मतलब ये है कि एक डर्टी सिचुएशन में रहना। तो ये भी एक वन ऑफ द इशू था।
तीसरा था इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इमेज। सी इग्नोरेंट का मतलब यह है कि तब के लोग दे वर रियली इग्नोरेंट अबाउट देयर इश्यूज, अबाउट देयर प्रेजेंट कंडीशन। अभी जैसे कि ये इमेज बोल रहा है, वॉट वॉज गुड इनफ फॉर माई फादर इज गुड इनफ फॉर मी, यानी इसको, ये इतना इग्नोरेंट है कि इसको अपने लाइफ में ग्रो करने का, अपने आप को एजुकेट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बस इस ओपिनियन में है कि जो चीज़ मेरे डैड के लिए, मेरे फैमिली के लिए पहले सफिशिएंट थी, मैं भी उतने में ही खुश हूँ। ही इज जस्ट इग्नोरेंट, नो फोकस ऑन एजुकेशन एंड ऑल। फोर्थ पॉइंट है आइडलनेस। आइडलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इमेज। आइडलनेस मतलब, अभी फॉर एग्जांपल ये इमेज ये बोल रहा है, वॉच द गुड ऑफ लुकिंग फॉर वर्क, यानी उस टाइम में जो लोग हैं दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क। उनको ऐसा लगता था कि हम क्यों ही काम करें, वर्क हाउस में हम जाएंगे, हमको अच्छा खासा मिल जाएगा खाना, वाई देर इज अ नीड टू वर्क, इतना मेहनत क्यों करना है लाइफ में। तो वो जो लोग हैं दे वर जस्ट आइडल। और फिफ्थ पॉइंट है डिजीज। देखो उस टाइम में जो लोग थे, एंड स्पेशली द पुअर पीपल, तो amongst them there were lot of disease। डिजीज का एक दिक्कत था, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज उन लोगों के लिए नहीं थी। सो द डिजीज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इमेज। इफ इफ ओनली आई फेल्ट अ बिट बेटर, यानी सारे लोग कोई ना कोई इशू फेस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ। तो विलियम बेवरेज ने, थ्रू हिज रिपोर्ट, द बेवरेज रिपोर्ट, identified 5 problems which the UK is facing at that time. So the Beveridge report sought to defeat the five giants through redeveloped social services, including a free health service, family allowances, and social insurance to people. तो अगर इस फायर जाइंट को हेल्प करना है, इस फायर जाइंट को अगर इरेडिकेट करना है, तो विलियम बेवरेज ने कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए। पहले उन्होंने ये बोला कि देयर मस्ट बी और देयर शुड बी अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ सोशल इंश्योरेंस। कहने का मतलब है एवरी सिटीजन वुड बी कवर्ड, यानी अगर मान के चलो ये यूके है, यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे, तो विलियम बेवरेज रिपोर्ट ने ये बोला कि उन सभी के लिए एक सोशल इंश्योरेंस होना चाहिए और वो सभी इंडिविजुअल को कवर करना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला, अभी देखो आज भी अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो उन्होंने ये बोला कि देयर शुड बी अ फ्लैट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू बी पेड, यानी ये जो सारे इंडिविजुअल हैं वो सारे एक फ्लैट रेट पे करेंगे, इन रिटर्न उनको एक फ्लैट रेट ऑफ बेनिफिट मिलेगा। अगर सपोज वो आगे अपने लाइफ में जाते हैं और वो बीमार पड़ गए या किसी और रीज़न से दे आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट या वो ओल्ड हो गए, तो तब के टाइम में अगर हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर से ये पांचों में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम फिर से ओरिजिनेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए फर्स्ट ही प्रपोज्ड अ सोशल इंश्योरेंस, और उस इंश्योरेंस में उन्होंने कहा एवरी सिटीजन वुड बी कवर्ड। फिर एज अ प्रीमियम उन्होंने बोला अ फ्लैट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन वुड बी पेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और इन रिटर्न उन सभी को एक फ्लैट रेट ऑफ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो द बेवरेज रिपोर्ट ऑफ 1942 became the foundation of the modern social welfare legislation for UK। यानी कहने का मतलब है आज भी अगर यूनाइटेड किंगडम में सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो भी लॉज बनते हैं, यू नो उन सभी लॉज का फाउंडेशन सर विलियम बेवरेज रिपोर्ट है। यानी ये रिपोर्ट इतना डिटेल्ड था। ये तो देखो जो हमने ये पढ़ा फाइव जाइंट्स वगैरह, ये सब हमारे एग्जामिनेशन के लिए इतना सफिशिएंट है, वरना रियलिटी में सर विलियम बेवरेज का जो रिपोर्ट था इट एक्सटेंड टू मोर देन 500-600 पेजेस। बट उतना हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो जो ये विलियम बेवरेज रिपोर्ट था ये इतना स्ट्रॉन्ग था, तो इट नाउ ऑल्सो इन 21st century इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन इन द यूके। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ओवर होता है। सो वील जस्ट रिवाइज एन इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन जो हमने अभी तक किया।
सबसे पहले हमने किया 1601 का एलिजाबेथन पुअर लॉ। फिर 1834 में वो लॉ पहली बार अमेंड हुआ था, जो काफ़ी नेगेटिव था। और उसके बाद 1909 में फिर से ये अमेंड हुआ एंड इट वाज अ वेरी पॉजिटिव अमेंडमेंट। और 1942 में हमने पढ़ा विलियम बेवरेज रिपोर्ट, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है एग्जामिनेशन में। देखो, जो हमने इतना पढ़ा ये डिटेल में भी आ सकता है क्वेश्चन, या एग्जामिनेशन में सिंपली ये आ जाएगा एलिजाबेथन पुअर लॉ कौन से साल में आया, पहली बार वो कब अमेंडमेंट हुआ, या नेगेटिव अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ, फिर दूसरी बार जो पॉजिटिव अमेंडमेंट हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ, 1909। या एग्जामिनेशन में ये आ जाएगा कि जो विलियम बेवरेज रिपोर्ट है वो कौन से ईयर में आया था, राइट। तो इसके बाद हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अगेन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, और दूसरा है सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। ठीक है। अभी इन दोनों को समझने से पहले आपको ना एक छोटा सा एक हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं। आई थिंक यू शुड ऑल नो दैट। तभी आप लोगों को COS क्या होता है, इसका ओरिजिनेशन क्यों हुआ, और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट क्या होता है, आपको समझ में आएगा। तो लेट्स गो बैक हियर। 1834 और 1909 के बीच में हैं हम अभी लोग, ठीक है। 1834 और 1909 के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई इस 75 ईयर्स में which led to the origination of COS and settlement house movement। तो देखो, जस्ट टू अगेन रिवाइज, 1834 का अमेंडमेंट बड़ा नेगेटिव था, और 1909 का जो अमेंडमेंट था इट वाज पॉजिटिव। बट इस नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फुली जाने में 75 ईयर्स लगा। तो उस दौरान क्योंकि स्टेट जो है इट वाज फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर, तो कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को, अब सिविल सोसाइटी क्या होता है, जैसे आज के टाइम में NGO है, NGO इज ऑल्सो रेफर टू एज सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी बेसिकली कुछ प्रो एक्टिव मेंबर्स होते हैं जिनको लगता है कि अगर पुअर को अपलिफ्ट करना है या उनकी हेल्प करनी है तो सिर्फ ये स्टेट का ही काम नहीं है। वी एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इनको भी एक हमको भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहिए ताकि हम हमसे जितना हो सकता है पुअर की हेल्प करें, ठीक है। तो इन सिविल सोसाइटी मेंबर्स दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो, 1834 के अराउंड यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था, रैपिड था। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ ये कि इट लेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक अर्बन एरिया है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यहाँ पर अर्बन एरियाज में आ गए बहुत सारे फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज में काम करने के लिए चाहिए लोग, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बना दिया उनके लिए घर, ताकि लोग आए रूरल एरियाज से इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो इस अर्बन एरिया में रहें, इस घर में रहें और फैक्ट्री में काम करने आए। सो दिस इज ओवरऑल नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इट लेड टू अर्बनाइजेशन एज वी डिस्कस्ड हियर। और क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स के लिए इन्होंने घर बनाए, तो ऐसा नहीं था कि ये जो घर है बहुत हाई फाई घर थे, बिल्कुल नहीं। ये लोग ऐसे घर थे, मान के चलो कि एक घर में पाँच पाँच छः छः लोग रहते थे। सो इट ऑल्सो लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन।
तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, जो लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरिया में आए थे इन सर्च ऑफ मनी और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो दे कुडंट कोप अप विद दिस फिनोमिना कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहो या अर्बनाइजेशन कहो। ठीक है, देखो रूरल एरियाज में आपको भी पता है, अगर एक घर है तो वो वी दे यूज टू लिव इन जॉइंट फैमिली, और एक के ऊपर एक होते हैं घर। और आई थिंक हर इंडिविजुअल के लिए एक घर तो मतलब एक रूम तो होता ही है, तो मैक्सिमम वहाँ पर रूरल एरियाज में एक रूम में एक दो लोग रहते हैं। बट व्हेन दीज रूरल पीपल व्हेन दे केम टू अर्बन एरियाज, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाए। एक तो एक रूम में काफ़ी ओवर पॉपुलेशन हो गया था, फिर इतने सारे लोग आपस में जब वो रह रहे थे, वो इतने मतलब आदत नहीं थी उनको ना कि इतने लोगों के बीच में रहना, खाना काम करना। तो इट लेड टू मेनी इश्यूज लाइक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन वो भी ब्रेक हो गया था। क्योंकि पहले रूरल एरियाज में, जैसा कि मैंने कहा, वो जॉइंट फैमिली का सिस्टम था। बट अभी वो शहर में आ गए, वो बेचारे इंडिविजुअल हैं या मैक्सिमम अपने वाइफ के साथ हैं। तो ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाय प्रोडक्ट्स हैं। अगर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, कुछ लोगों ने अगर पैसा कमाया, बट एट द सेम टाइम साथ में जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए इशू और हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को कोप अप करने के लिए ही सिविल सोसाइटी के प्रोएक्टिव मेंबर्स ने एस्टैब्लिश किया सीओएस और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। आई होप ये बैकग्राउंड स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी होता क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। So, the COS, the Charity Organization Society, was formed in response to several pressing issues related to poverty and charitable giving in the 19th century. Charitable efforts were highly fragmented, with numerous organizations and individuals providing aid without any coordination. This led to inefficiencies, duplication of efforts, and sometimes neglect of those in most need. तो कहने का मतलब ये है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से यू नो अब मान के चलो ये एक लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोएक्टिव लोग इनकी हेल्प करने आ गए। तो एक ग्रुप यहाँ से आया, एक ग्रुप यहाँ से आ गया, एक ग्रुप यहाँ से आ गया। अब मान के चलो ये भी फूड लेकर आ गए, ये भी फूड लेकर आ गए, और ये भी फूड लेकर आ गए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इट लेड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड समटाइम्स नेग्लेक्ट टू दोस इन मोस्ट नीड। यानी क्योंकि ये सारे आ गए, तो ये सारा जो चैरिटी वर्क था वो बड़ा अनऑर्गेनाइज था, और जिनको एक्चुअल में थी ज़रूरत, उन लोगों को कभी कभार नहीं मिलता था। एंड अगेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन brought significant social and economic changes, leading to urbanization and a sharp increase in urban poor. As we discussed earlier, many people were living in dire conditions, and existing charitable efforts were insufficient to address the scale and complexities of poverty. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यू नो कंसिडरिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, कंसिडरिंग कि जो पुअर है उसकी हेल्प सिर्फ स्टेट नहीं कर सकता, और कंसिडरिंग द इशू ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ऑक्टेविया हिल, तो शी इज़ एन इंडिविजुअल, तो उन्होंने लंदन में पहला चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश किया, और वो एस्टैब्लिश हुआ था 1869 में। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में आता है, 1869 आप याद रखोगे। और पहला चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लंदन में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लंदन से यूके में एस्टैब्लिश होने के बाद इट ऑल्सो मूव्ड टू यूएसए। तो जब हम यूएसए की हिस्ट्री करेंगे अगले क्लास में, तो मैं बताऊंगा कि ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है वो यूएसए में कौन से ईयर में आया, किसने एस्टैब्लिश किया, और उसका नाम क्या था। अभी तो सिर्फ हमारा फोकस यूके में। सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है क्या। अभी हमने इशू तो आइडेंटिफाई किए, तो अब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इस इशू को एड्रेस कैसे करेगा, हम उसको समझते हैं।
So the COS aim to apply scientific principles to charity work. पहली बार, द फर्स्ट टाइम, देखो आज के सोशल वर्क में अगर आप अपना सिलेबस देखें तो देर इज़ अ वर्ड कि वी सोशल वर्कर वी अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो पहली बार चैरिटी वर्क में, सोशल वर्क में COS था जो साइंटिफिक प्रिंसिपल लेकर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ensuring that aid was given based on thorough understanding of the needs and circumstances of the people। यानी इससे पहले जो इंडिविजुअल है अगर वो पुअर है तो जस्ट बिकॉज वो पुअर है उसको मिल जाया करता था बेनिफिट, लेकिन जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है दे डिसाइडेड टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। वो सिर्फ पुअर को हेल्प नहीं करते थे, they used to aid them, but they used to understand the needs and circumstances of the recipient कि ऐसा क्या रीज़न रहा है कि वो अभी भी पुअर है और क्या वो हमेशा इसी स्टेट में रहेगा, क्या इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। ये सब वो इन्वेस्टिगेट करने लग गए। सो दे बिलीव्ड इन केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस बिफोर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस to avoid duplication of efforts and to ensure that aid was given to those truly in need। अभी जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा तो बहुत सारे जो एफर्ट्स चल रहे थे उस टाइम पे, दे वर हाईली फ्रैगमेंटेड, देयर वर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, और इवन समटाइम्स जिनको बहुत ज़रूरत थी उनको भी नहीं मिलता था। तो COS दे बिलीव्ड इन केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। तो वो इस खाना या पानी या क्लोथ इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले दे डिड द इन्वेस्टिगेशन कि यार हम इसको असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या इसको पहले ही मिल चुका है, या इसको क्या ट्रूली ज़रूरत है, या इसके सामने कोई ऐसा भी गरीब होगा जिसको ट्रूली ज़रूरत है तो हम उसको दें और इसको नहीं दें। तो ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट भी COS ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और इनफैक्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आया हुआ है ये कि आज जो हम केस वर्क पढ़ते हैं एज अ मेथड ऑफ सोशल वर्क, इट ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। क्योंकि यहाँ पर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो इन्वेस्टिगेट करते थे, तो वो इंडिविजुअली लोगों से मिलते थे और उनसे बात करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे। और अल्टीमेटली जो हमारा केस वर्क है दिस इज ऑल्सो डीलिंग विथ इंडिविजुअल। तो जो ये केस वर्क है इट ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ COS। Also, the COS emphasized self-help and moral uplift, believing that the poor should be helped to help themselves। ये एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था सोशल वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि सोशल वर्क इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग द इंडिविजुअल टू हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है, रादर देन बीइंग मेड डिपेंडेंट ऑन चैरिटी। यानी इस ओवरऑल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ये एक इंडिविजुअल है, ये गरीब है, अगर हमको इसकी हेल्प करनी है थ्रू सोशल वर्क तो वी शुड एम्पावर हिम कि वो आगे जाके गरीब ना रहे और कुछ काम कर ले जिससे वो अपना फूड, अपना क्लोथ और अपने शेल्टर का अपने आप इंतज़ाम कर ले। तो ये जो पुअर है ही शुड नॉट बी मेड डिपेंडेंट ऑन चैरिटी। इसका मतलब इसको ये नहीं लगना चाहिए कि आज किसी और ने खाना दे दिया तो कल भी कोई और आकर खाना दे देगा। सो सोशल वर्क इज ऑल अबाउट एम्पावरमेंट, एम्पावरिंग द इंडिविजुअल। ये भी आया COS से ही, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ऑल्सो द COS प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क, ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द एमर्जिंग प्रोफेशन। यानी अभी जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि जो COS के मेंबर्स थे दे यूज टू इन्वेस्टिगेट। मान के चलो कि ये COS का एक मेंबर है एंड ही इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द पुअर कि यार ये पुअर क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इसको पहले मिल चुका है ऑल। तो ये भी ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, ही शुडेंट बी अ नॉर्मल इंडिविजुअल। क्योंकि अगर किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है तो दैट इंडिविजुअल शुड ऑल्सो बी ट्रेंड। तो ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो भी COS से ही ओरिजिनेट हुआ। देखो आज हम सोशल वर्क को ऐसा प्रोफेशनल सोशल वर्क क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी एज अ सोशल वर्कर वी आर ट्रेन टू डू आवर वर्क, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क का जो एस्पेक्ट है वो भी COS से ही ओरिजिनेट हुआ था, राइट। So the ideas and practices developed by the charity organization society influenced the development of social work,
यहाँ से सोशल वर्क काफ़ी डेवलप हुआ. एंड सोशल पॉलिसी इन मैनी कंट्रीज, their approach laid the groundwork for modern social services and case management practices. देखो आज जब एज अ सोशल वर्कर, we when we involve ourselves in social welfare or in social services, और हम केस मैनेजमेंट करते हैं, when we deal with individual, हम उससे बात करते हैं, we develop a case study, और इस केस स्टडी डेवलप करके हम इस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को समझते हैं. These everything of these originated in the COS, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी. तो हमारे सोशल वर्क के डेवलपमेंट में, प्रोफेशनलाइजेशन में, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लें तो COS से एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ गया, यू विल बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट इट. तो अगला है हमारा सेटलमेंट हाउस मूवमेंट. ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं. द सेटलमेंट मूवमेंट वॉज अ सोशल रिफॉर्म एफर्ट दैट बिगेन इन द लेट 19th century. It aimed to improve the living condition of the poor by creating community centers called settlement houses. In urban areas, these houses were staffed by middle and upper middle class volunteers who lived and worked among the residents to provide education, social services and support. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेटलमेंट हाउस में मान के चलते हैं कि ये एक अर्बन एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं. अब वो क्यों रह रहे हैं? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है. ये सब मैंने आपको पहले अच्छी तरीके से समझा दिया था. तो ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के बीच में सेटलमेंट हाउस मूवमेंट शुरू हुआ. और जैसा कि हमने पढ़ा, उन्होंने इस कम्युनिटी के बीच में दे क्रिएटेड अ कम्युनिटी सेंटर कॉल्ड सेटलमेंट हाउस. यानी ये जो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर उन्होंने एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जिसको बोलते थे सेटलमेंट हाउस. ये ठीक उसी तरह है जैसे अगर आप अभी अपार्टमेंट में रहते होंगे तो हम सभी के अपार्टमेंट में कम्युनिटी सेंटर होता है जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती है जहाँ सारे लोग आते हैं. तो ये ठीक उसी तरह ही है सेटलमेंट हाउस. अब इसको सेटलमेंट हाउस क्यों बोलते थे? क्योंकि जो वॉलंटियर्स इनकी हेल्प करने आ रहे हैं ना, जो अपर क्लास और मिडिल क्लास वॉलंटियर्स हैं, जो मैंने आपको पहले समझाया, प्रो एक्टिव सिविल सोसाइटी मेंबर्स, जिनको लगा कि अगर गरीब की मदद करनी है तो हमको खुद ही सामने आना पड़ेगा, हम हर चीज़ के लिए स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते. तो वो लोग भी ना इस कम्युनिटी सेंटर्स में आकर रहते थे. सो नॉर्मली ऐसा क्या होता है, मतलब नॉर्मली तो यही होता है ना कि जो सोशल वर्कर है वो इन लोगों के साथ नहीं रहता, वो अपने घर पे रहता है और हर रोज़ आता है, इनकी हेल्प करके वापस चला जाता है. बट सेटलमेंट हाउस में ये जो कम्युनिटी सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए थे, जिनको सेटलमेंट हाउस बोलते हैं, अंडर द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, तो उस कम्युनिटी सेंटर्स में जो वॉलंटियर्स, जो सोशल वर्कर्स थे, वो भी वहाँ रहते थे. तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या था? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सेटलमेंट मूवमेंट was for volunteers to live in the same neighborhood as those they are helping. This fostered a sense of solidarity and mutual understanding between different social classes. तो इनको ऐसा लगा कि जो वॉलंटियर्स, अगर हम भी यहीं रहेंगे, जिनकी हम मदद कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं के साथ अगर हमने भी रहना शुरू कर दिया तो एक सेंस ऑफ सॉलिडारिटी डेवलप होगा और ऐसा कर कर हम उनके प्रॉब्लम्स को विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ठीक है. तो ये जो कम्युनिटी सेंटर्स थे, जो सेटलमेंट हाउसेस थे, दे बेसिकली ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज like adult education classes, vocational training, child care, health care, legal aid, other recreational activities. So all these activities, they were designed with a basic aim to empower residents and improve their quality of life. अगेन देखिए, यहाँ पर भी एम्पावरमेंट का एस्पेक्ट है. हम सिर्फ ऐसे ही हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं. सेटलमेंट हाउस के वॉलंटियर्स उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो एम्पावर हो जाए. अगर उनको हम कुछ एजुकेशन क्लासेस दें तो वो फैक्ट्रीज़ में काम ना कर कर अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लें, या आगे अगर वो काम भी कर रहे हैं तो एक अच्छे लेवल पे, एक मैनेजर के लेवल पे काम करें. उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलता था. मान के चलते हैं जैसे
टेलर का एक कोर्स करवा दिया तो वो कपड़े सील के पैसे कमा सकता है। तो ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी विद अ बेसिक एम टू एम्पावर द रेसिडेंट्स। अगला है सेटलमेंट वर्कर्स ऑफन कंडक्टेड सोशल रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड टू एडवोकेट फॉर ब्रॉडर सोशल रिफॉर्म्स। देयर फाइंडिंग्स कंट्रीब्यूटेड टू चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी, लेबर लॉस, हाउसिंग रेगुलेशंस एंड मोर। अगर आप ये पॉइंट देखें तो आज भी एज अ प्रैक्टिसिंग सोशल वर्कर हम भी तो यही करते हैं। व्हेन वी गो टू द कम्युनिटी, हम उनको बेटर समझने के लिए वी कंडक्ट अ सोशल रिसर्च, और हम सोशल रिसर्च कंडक्ट करके we find out the problems which they are facing, and this research helps us to understand the needs of the community. और एक बार when we understand the needs of the community we advocate for their rights. so ये सब originate हुआ settlement house movement में। तो पहला settlement house was established in East London and it was established in the year 1884। ये आप याद रखेंगे ईयर। और अगर आप अरिहंत में देखेंगे तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सैमुअल ऑगस्टस बर्नेट, बट नहीं, एक्चुअली दो लोग थे जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, सैमुअल एंड हेनरियाटा बर्नेट। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन में, तो जब भी क्वेश्चन आया तो ये सैमुअल ही पूछा गया है, बट यू नेवर नो सिंस द फाउंडर्स दो थे तो कल को ये भी ऑप्शन में हो सकता है हेनरियाटा बर्नेट। और ये जो सेटलमेंट हाउस था इसका नाम था टोएनबी हॉल। ये भी आप नाम याद रखेंगे कि पहला सेटलमेंट हाउस जो ईस्ट लंदन में एस्टैब्लिश हुआ था 1884 में बाय सैमुअल एंड हेनरियाटा बर्नेट, उसका नाम था टोएनबी हॉल। और ये टोएनबी हॉल इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ सोशल रिफॉर्मर आर्नोल्ड टोएनबी। ये नाम भी आप याद रखोगे, यानी ये जो सेटलमेंट हाउस जिसका नाम पड़ा टोएनबी हॉल, इट इज़ नेम्ड आफ्टर आर्नोल्ड टोएनबी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1884। लोकेशन था ईस्ट लंदन, फाउंडर थे सैमुअल एंड हेनरियाटा बर्नेट। ठीक है। और इसके बाद ये सेटलमेंट हाउस लंदन से बाहर निकलकर यूएसए और अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी एस्टैब्लिश हुआ। यूएसए में किस नाम से एस्टैब्लिश हुआ, किसने एस्टैब्लिश किया, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, ये सब मैं आपको यूएसए वाले हिस्ट्री क्लासेस में आपको मैं समझाऊंगा, राइट। और जैसा कि हमने पहले देखा कि जो सीओएस मूवमेंट है इट लेड टू द ओरिजिनेशन ऑफ केस वर्क। तो जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है इट इज़ credited with the development of community organization method of social work। देखिए अल्टीमेटली जो community centers हैं which were known as settlement houses, so they were set up to empower the community, और community organization में भी हम वही करते हैं। तो आज जो हम community organization पढ़ते हैं हमारे syllabus में, so it was originated in the settlement house movement। ठीक है। So, to sum up, the settlement movement laid the groundwork for modern social services and community based support systems, emphasizing the importance of direct engagement and advocacy in addressing social inequalities। ठीक है। सो आई होप आज का ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा। तो हमने पढ़ा एलिजाबेथन पुअर लॉ के बारे में 1601, फिर हमने उसका अमेंडमेंट पढ़ा 1834, फिर जो कि एक नेगेटिव अमेंडमेंट था, फिर 1909 के बारे में पढ़ा जो एक पॉजिटिव अमेंडमेंट था, फिर क्या आया 1942 सर विलियम बेवरेज रिपोर्ट। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा सीओएस मूवमेंट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। तो यूके की जो हिस्ट्री है विद रिस्पेक्ट टू सोशल वर्क आपके सिलेबस में इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। मेरा ये वीडियो देखकर अगर आप अच्छी तरीके से नोट्स लिख लें और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट कर लें तो यूके से हिस्ट्री से रिलेटेड, यूके के हिस्ट्री से रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू सोशल वर्क कोई भी क्वेश्चन आया यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट इट। ठीक है। और बाकी जब ये यूनिट ओवर होगा एनीवेज आई विल मेक अ वीडियो विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जहाँ पर हम सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो देन डू subscribe to my channel। Thank you and all the best for your examination। Thank you।